कई सौ लोगों के नाम वोटर लिस्ट से डिलीट कराने की एप्लीकेशन स्वीकार की जा रही हैं, उन पर कार्रवाई की जा रही है। कैसे ये हो रहा है कि जो लोग दिखाए जा रहे हैं कि इन्होंने किसी का वोटर लिस्ट से नाम कटाने के लिए नाम दिया, वो लोग ही गायब हैं, वो लोग ही नहीं हैं। फर्जी एप्लीकेंट्स वोट कटवाने के लिए फर्जी एप्लीकेंट्स के नाम का इस्तेमाल किया जा रहा है। कैसे हो रहा है? और अगर कोई कर रहा है तो उसके खिलाफ चुनाव आयोग क्या कार्रवाई कर रहा है, इसको भी पारदर्शी बता देते। वो बता देते कि हाँ जी, हमने संज्ञान में लिया था, इतने लोग फर्जी एप्लीकेंट पाए गए जिन्होंने चुनाव आयोग को नाम कटवाने के लिए झूठी मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन दी थी और हमने उनको उठा के जेल में बंद कर दिया है। बहुत अच्छा लगता है, हमें लगता है चुनाव आयोग बहुत एक्शन में है। लेकिन चुनाव आयोग के मन की बात आधा पौना घंटा में कह के अगर वो ये नहीं बता पा रहे हैं कि जिन लोगों ने गलत एप्लीकेशंस डाली उनकी एप्लीकेशन स्वीकार करने वाले ऑफिसर्स क्यों, उनका नाम हाइड क्यों किया जा रहा है, जिन लोगों ने गलत और भ्रामक तरीके से लोगों के वोट कटवाने के लिए हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, ये सब लोग ईवीएम पर तभी सवाल खड़े करते हैं जब ये चुनाव हारते हैं। आप इतिहास देखिए, इन सबसे पूछिए, जब जब ये चुनाव जीते तो इन्होंने ईवीएम पर सवाल नहीं खड़े किए। जब ये चुनाव हारते हैं तो इनको ईवीएम का रोना आता है। मैं ये बधाई देना चाहता हूं भारत के चुनाव आयोग को, जो इतना निष्पक्ष चुनाव कराते हैं। पूरी तरह से एक अच्छे वातावरण में, स्वस्थ वातावरण में चुनाव कराने की वो उनकी जो चेष्टा है वो रहती है। लेकिन कुछ पार्टियों की आदतन मजबूर हैं, चुनाव हारेंगे तो ईवीएम का रोना। चलिए, तो 2 तारीखें याद रख लीजिए। 5 फरवरी को होगा मतदान और 8 फरवरी को आ जाएंगे नतीजे। राधिका खेड़ा भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ गई हैं, आकू श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ यहाँ पर, संतोष भारती जी भी यहाँ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। राधिका खेड़ा, बार बार घूम फिर कर आम आदमी पार्टी वही इल्जाम लगा रही है, मतदाता जो सूची है उसके साथ छेड़छाड़ भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आज चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब देने की कोशिश भी की, लेकिन फिर से वही कह रहे हैं, गड़बड़ी तो आप कर रही हैं। देखिए, ये तो सामने आ चुका है किस तरीके से संजय सिंह जी की पत्नी का जो पूरा ड्रामा हुआ, कैसे वो महिलाओं का घरेलू झगड़ा, इनका पारिवारिक झगड़ा निकला। और हम क्यों हटवाएंगे? हम सिर्फ उन लोगों को नाम एक्सपोज कर रहे हैं जो फर्जी वाला साहब की पार्टी ने जो फर्जी वोटर बनाए, रोहिंग्याज हो या जो बाहर से घुसपैठी आए हुए थे, क्योंकि वो लोग, इनको वोट चाहिए। दिल्ली की जनता के लिए तो उन्होंने काम किया नहीं है, किया होता तो इनको फर्जी और बाहर से आए हुए लोग, उसके नेता ने साफ तौर से बोला था कि जो घुसपैठी हैं, रोहिंग्या हैं, उनको भी हम 350 रुपए में सिलेंडर देंगे। यहाँ पे भी जिस तरीके से रोहिंग्याओं के लिए ये लोग बैकिंग करते हैं, हमने मानतुल्लाह साहब का भी वीडियो देखा था, 11-11 हजार रुपए दे रहे थे उनको और ये कह रहे थे कि हमने ही तुम्हारे लिए सब कुछ किया है। तो इनको तकलीफ तो होनी लाजमी है कि जैसा मैंने कहा, दिल्ली की जनता अब इनको वोट नहीं देने वाली है। केजरीवाल साहब की पार्टी अच्छे से जानती है और इस वजह से अब बौखलाहट हो रही है। इसीलिए मनीष सिसोदिया साहब भी पहले से ही वो अंगूर खट्टे है वाला हिसाब हो चुका है। ऑलरेडी उन्होंने इसी को अटैक करना शुरू कर दिया है और इससे ये और साबित हो रहा है कि उनको अपनी हार आती दिखाई दे रही है। राधिका जी, तो आप हम स्वागत करते हैं आज आम आदमी पार्टी ये आरोप लगा रही है क्योंकि आम आदमी पार्टी को अपनी हार दिखाई दे रही है। हमारे साथ तमाम और मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ प्रभु चावला जी भी जुड़ गए, यहाँ स्टूडियो में संतोष भारती जी और अक्कू जी मौजूद हैं। प्रभु जी, एक बड़ा सवाल ये कि आम आदमी पार्टी अभी भी, जबकि चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफ़ी बड़ा समय मुख्य चुनाव आयुक्त ने इस बात पे लगाया कि उन्होंने वो तमाम आरोप जो महाराष्ट्र चुनाव के दौरान या उसके बाद लगाए गए थे, उन सब का उन्होंने विस्तार से जवाब दिया है। लेकिन उसके बावजूद क्या आम आदमी पार्टी ये आरोप लगाती रहेगी जो लगाया जा रहा है कि लिस्ट में से नाम हटाए जा रहे हैं, जोड़े जा रहे हैं फर्जी नामों का, हालांकि उन पर आरोप भी लगाया जा रहा है? ये पॉलिटिक्स जो वोट्स की होती है ना, जो इलेक्शन से पहले हमेशा शुरू होती है। इलेक्शन के लिए 1 साल का टाइम होता है, 1 साल के अंदर आप कर सकते हैं, ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। मैंने सुना उनका भाषण, काफी उन्होंने बात की है। दोनों तरफ से चलता है इलेक्शन के अंदर कि वोट काटे जाएं या ऐड किए जाएं। बीजेपी के लोग आरएसएस के माध्यम से काम करते हैं, हर घर में जाते हैं, किनके वोट नहीं है उनको ऐड कराते हैं। ये कोई नई बात नहीं है उनके लिए, मैं देखता रहा हूँ पिछले 50 साल से मैंने इलेक्शन देखे हैं। तो ये आरएसएस की प्रक्रिया है कि हर घर में जाकर के लोगों से मिल करके, उनके परिवार में लोग जो 18 साल के हो गए हैं उनका नाम ऐड हुआ कि नहीं हुआ, और आप जो है उन्होंने भी ऐसे पहले किया था, अपने लोगों के नाम ऐड कराए थे। ये तो एक सत्ता की राजनीति है जिसके अंदर आरोप लगाना एक दूसरे के ऊपर, ये एक इलेक्शन के दौरान आम बात हो गई है।
तो 7 लाख वोट अगर ऐड हुए हैं तो पॉपुलेशन भी दिल्ली की काफी बड़ी है। 1,53,00,000 से ज्यादा वोट है, यानी कि दिल्ली के अंदर लगभग 3 करोड़ की पॉपुलेशन होगी। तो वोटों के ऊपर 7 लाख वोटों के ऊपर 20 कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर कोई फर्क पड़ा है, ये एक दूसरे की शिकायत करेंगे, क्योंकि इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। कितने वोट से कोई बात है, 1,70,00,000 जब सब वोट पर 53 लाख है, उसमें 60% भी पड़ेंगे। ये वोटों की एक आर्गुमेंट है, उसके लिए बातचीत हो रही है। मेरे को लगता है इसके अंदर कोई सीरियसली इसको लेना नहीं चाहिए। जी विक्रांत के साथ अभी संदीप दीक्षित भी हैं। विक्रांत, एक और बहुत बड़ा डेवलपमेंट आज ये हुआ साइडलाइंस पर कि अखिलेश यादव ने कहा मैं अनकंडीशनल सपोर्ट आम आदमी पार्टी को दूंगा दिल्ली चुनाव में, कांग्रेस को नहीं। संदीप दीक्षित कैसे देख रहे हैं इस डेवलपमेंट को? ये देखिए, आम आदमी पार्टी को समर्थन देने की बात पहले भी अखिलेश यादव कह चुके हैं। दिल्ली आकर एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा था। संदीप दीक्षित हमारे साथ मौजूद है। संदीप जी, आम आदमी पार्टी को सीधे समर्थन का ऐलान किया है इंडिया गठबंधन के घटक अखिलेश यादव ने, क्या कहेंगे आप? एक घटक तो चला गया आपको छोड़ के। नहीं, ठीक है, देखिए ये घटक तो लोकसभा में बना था ना। स्थानीय चुनाव में अखिलेश जी किसको सपोर्ट करते किसको नहीं सपोर्ट करते वो अखिलेश जी जाने। अब पता नहीं उनके पिताजी क्या सोचते होंगे, क्योंकि उनके पिताजी को तो मुझे याद है ये हिंदुस्तान के सबसे भ्रष्ट नेताओं में गिना करते थे। ये बल्कि कहते थे कि सबसे जरूरी है कि इनके पिताजी मुलायम सिंह यादव जी को चुनाव में हराया जाए। तो क्या अखिलेश जी ये बात भी मानते हैं कि जो आम आदमी पार्टी, जो केजरीवाल मुलायम सिंह जी के बारे में कह रहे थे, आज उन्होंने उनको समझा दिया? क्योंकि उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि इन्होंने जो मेरे पिताजी के बारे में कहा था वो गलत था, यानी आपने स्वीकार कर लिया। अगर बेटा अपने पिताजी के बारे में ये स्वीकार कर ले तो फिर वो तो किसी पार्टी के साथ भी बैठ सकता है। तो लोकसभा चुनाव में आप लोग भी साथ चले गए, शीला जी को, सोनिया जी को, राहुल जी को पता नहीं क्या कहा केजरीवाल ने। वो हमारे साथ आए थे एक बड़े गठबंधन को लड़ने के लिए, खुद जीतने के लिए नहीं। बहुत बड़ा अंतर है। देखिए, वहां हम लड़ रहे थे नरेंद्र मोदी के खिलाफ, और नरेंद्र मोदी की नीतियों पे, हम अरविंद केजरीवाल की नीति या वो किसी के बारे में क्या कहते थे उसके लिए एक गठबंधन में नहीं आए थे। गठबंधन के दोनों का चरित्र अलग था। चुनाव आयोग ने कहा कि चुनाव जो प्रक्रिया, आप लोग कहते हैं कि चुनावी प्रक्रिया जो है पारदर्शी नहीं है। चुनाव आयोग ने कहा कि देख लीजिए ईवीएम एकदम ठीक है, प्रक्रिया बिल्कुल ठीक है, कोई गड़बड़ी नहीं है, और शक का इलाज तो हकीम के पास भी नहीं है। नहीं, ठीक है, शक का इलाज तो किसी के पास नहीं होता, लेकिन शक किन चीजों की बिना पर आता है? भाई, हम ये पूछते हैं ना कि जब मैनुअल वोटिंग हुआ करती थी तब कभी भी वोटिंग के दिन के आंकड़े और अंतिम आंकड़ों के बीच में 1 या 2% से ज्यादा अंतर नहीं होता था। आप कहती हो ईवीएम बहुत एफिशिएंट है, तो 14% की गिनती के अंतर कैसे आ जाते? आप इन चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाते। कई कई जगहों पे, जैसे महाराष्ट्र में आपने देखा, कुछ गांव खड़े हो गए कि साहब वोट हमने दिया कांग्रेस को और 0 वोट निकला। वहां लोग कहते हैं कि चलो हम लोग अपने आप ही मॉक वोटिंग कर लेंगे, उस पर आप कर्फ्यू लगा देते हैं। आप चाहते नहीं है कि मॉक वोटिंग हो, क्यों? क्या लोगों का जो वोट पड़ता वो अगर ईवीएम से बिल्कुल उल्टा जाता तो संदेह लगता। आप उन चीजों को रुकवाने लगते हैं जो आपकी ऑथेंटिसिटी को चेक कर रहे हैं। विक्रांत, आप स्टूडियो से खुद ही चेक करते हैं, तो उसकी तो इलेक्शन कमीशन को मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप मानते भी हैं कि आप हर चीज में सही हैं, तो भी लोगों का आप पे भरोसा क्यों नहीं हो रहा है? एक सवाल और है, कांग्रेस का जो केंद्रीय नेतृत्व है, चाहे राहुल गांधी हो, खड़गे हो, प्रियंका गांधी हो, मीडिया प्रभारी जयराम रमेश हो, ये लोग आम आदमी पार्टी के खिलाफ बयानबाजी नहीं कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन बचाने के लिए केंद्रीय नेतृत्व अलग है और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस लड़ाई लड़ रही है। देखिए, चुनाव तो स्थानीय है, दिल्ली का चुनाव है, तो उसमें दिल्ली के जो हम लोग हैं, दिल्ली के जो हम लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, हम लोग इस विषय को उठाएंगे ना। आपने सेंट्रल नेतृत्व जो है चुनाव में आता है बड़ी चीजों को कहने के लिए, पूरी पार्टी को जोड़ने के लिए, बड़े संदेह को जोड़ने के लिए। नीचे में माहौल बनाना, वर्तमान सरकार की आलोचना करना, उसकी कमजोरियां गिनाना, उसके खिलाफ माहौल बनाना, ये तो स्थानीय नेताओं का काम है। सवाल, पिछले 2 चुनाव से कांग्रेस 0-0-0 विधानसभा में पाई, और इस बार भी 4% वोट कहा जा रहा है कांग्रेस के पास है। तो ऐसे में कौन सी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं आप? कई लोग कह रहे हैं कि इररिलेवेंट है कांग्रेस। नहीं, ठीक है, अगर हम इररिलेवेंट होते तो रोज ये पार्टियां हम पे क्यों हमला कर रही हैं? आप इनके किसी भी बयान पे चले जाइए, आम आदमी पार्टी तो सवेरे शाम कभी अजय माकन जी का नाम लेती रहती है, कभी मेरा नाम लेती रहती है, कभी हमारे नेताओं का, कभी कांग्रेस का नाम लेती रहती है। अगर हम इतने गए गुजरे हैं तो हमारा नाम ही क्यों ले रहे हो? और हमारे साथ सुजाता पॉल भी जुड़ गई हैं, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता, और यहाँ स्टूडियो से भी एक रिएक्शन ले लेते हैं, फिर बाकी हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनका रुख करेंगे। संतोष भाटिया जी, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया, चुनाव आयोग ने सफाई दे दी तमाम मुद्दों पर, लेकिन फिर वही बात घूम फिर कर आ जाती है कि दिल्ली चुनाव में क्या भाषा का स्तर, क्योंकि चुनाव आयोग ने कहा है कि हम नहीं बर्दाश्त करेंगे, हम बहुत सख्त इख्तियार करेंगे अगर आप भाषा का स्तर गिराएंगे, लेकिन शुरुआत ही स्तर गिरने से हुई है।
सुमना जी, चुनाव आयोग ने आज तक भाषा की अभद्रता के ऊपर कहीं कोई कार्रवाई नहीं की। ये सिर्फ बोलते हैं, करते कुछ नहीं है। लेकिन दिल्ली में मैं आप दोनों से एक नज़रिया रखना चाहता हूँ कि दिल्ली का चुनाव बहुत डिपेंड करेगा पंजाबी वोटर्स के ऊपर, पहाड़ी वोटर्स के ऊपर और पूर्वांचल के लोगों के ऊपर। ये लोग दिल्ली के चुनाव में अपना रोल कैसे निभाते हैं, समस्याओं को कैसे देखते हैं, लोगों को कैसे देखते हैं, जो नेता हैं इन तीनों के पास इन तीनों वोटरों के पास, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण वोटर हैं और इनकी अपनी अपनी समस्याएं हैं, खासकर पहाड़ी वोटर जो पहाड़ के लोग हैं दिल्ली में जी, और उनका संगठन भी बहुत मजबूत है। तो इनसे ये तीनों पार्टियां कैसे उनको अप्रोच करती हैं, नंबर एक। और दूसरा, मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं कि वो ये कि मेरा कोई मतलब नहीं है इसमें, मतलब स्वार्थ नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कांग्रेस को, पवन खेड़ा को, संजय सिंह को देना चाहिए, आम आदमी को और बांसुरी जी को देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी की प्रचार की कमान इस चुनाव में। अगर ये तीनों लोग सामने आते हैं तो ये चुनाव थोड़ी शालीनता का रहेगा। और अगर उन लोगों के हाथ में कमान रहती है जो अभी तीनों दलों में बिल्कुल उच्छृंखल किस्म के लोग हैं, अगर उनके हाथ में रहती है तो ये चुनाव बहुत ही नफरत भरा, विद्वेषपूर्ण और लोगों के बीच में दूरियां बढ़ाने वाला। देखिए, अब तो जब जैसे जैसे हम चुनाव की तारीख के करीब आते जाते हैं, अब और भी पारा चढ़ने ही वाला है। सुजाता पॉल कांग्रेस से, राधिका खेड़ा भारतीय जनता पार्टी से, अभिषेक तिवारी आम आदमी पार्टी से। लेकिन सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के सांसद रामवीर विदुड़ी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बताइए सर, इस बार जो सबसे कड़ी टक्कर है आपकी, वो किस मुद्दे पर होगी? आम आदमी पार्टी भाजपा की सीधी टक्कर मानी जा रही है, सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? कड़ी टक्कर तो दूर दूर तक दिखाई दे नहीं रही है। हाल ही में लोकसभा का चुनाव हुआ, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों मिलकर लड़े। भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा के लिए जो उम्मीदवार थे 55% से ज़्यादा वोट हमको मिला। लोकसभा के चुनाव के समय में ही दिल्ली के लोगों ने बना लिया था कि केंद्र में भी मोदी जी की सरकार होगी और दिल्ली में भी मोदी जी की पार्टी की सरकार हम लाएंगे। दिल्ली को अरविंद केजरीवाल की पार्टी की सरकार ने बहुत ही बेदर्दी के साथ लूटा भी है, दिल्ली को नरक में तब्दील भी कर दिया है। दिल्ली पूरी तरह से बर्बाद हो गई है जी। हम पूछना चाहते हैं आम आदमी पार्टी के नेताओं से कि पिछले 10 सालों में दिल्ली दुनिया की सबसे ज़्यादा प्रदूषित राजधानी आपने बना दी। दिल्ली को लोग छोड़कर जा रहे हैं। दिल्ली में आपने दिल्ली के लोगों से ये वायदा किया कि हम दिल्ली के लोगों को 24 घंटे क्लीन वाटर उपलब्ध कराएंगे जी। आज दिल्ली के लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। जो पानी उपलब्ध करवाया जा रहा है वह भी दूषित पानी है। यमुना पहले से ज़्यादा दूषित हो गई। अरविंद केजरीवाल ने तो कहा था कि हम 2020 में दिल्ली के लोगों को यमुना में डुबकी लगवाएंगे। क्या अरविंद केजरीवाल के पास कोई जवाब है क्या? अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि हम डीटीसी के लिए 15,000 बसें खरीदेंगे जिससे कि हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम ठीक से काम कर सके। अरविंद केजरीवाल के पास कोई जवाब है कि वो डीटीसी के लिए एक बस नहीं खरीद पाए। हम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि उन्होंने दिल्ली को 1400 इलेक्ट्रिक बसें दी, जिससे आज दिल्ली की महिलाओं को इलेक्ट्रिक बसों में रामवीर जी, आप ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम दिल्ली को 25 कॉलेज देंगे। जी जी, बोलिए, बात पूरी जी। 25 कॉलेज खोलने की बात कही। अरविंद केजरीवाल की पार्टी से पूछो क्या दिल्ली में एक भी कॉलेज खोल पाए? ठीक है, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम 500। ठीक है रामवीर जी, ये तो अभी आपको बहुत समय मिलेगा पूरे चुनाव प्रचार के दौरान, आप बता सकते हैं कि उन्होंने क्या नहीं किया। लेकिन आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि आपको अगर दूर दूर तक कोई चुनौती नहीं दिखाई दे रही है तो आपके पोस्टर में, आपके नारों में, आपकी स्पीच में सिर्फ आम आदमी पार्टी ही क्यों है और आम आदमी पार्टी को आप गाली दे रहे हैं, आप अपनी लंबी लाइन नहीं खींच रहे? नहीं, हम गाली किसी को देते नहीं हैं। हमें ये सिखाया नहीं गया है। पिछले 10 वर्षों में यदि अरविंद केजरीवाल की पार्टी की सरकार ने दिल्ली को बर्बाद किया है, दिल्ली को लूटा है, तो आखिर अब उन्हीं को दिल्ली के लोग भी उनको बुरा भला कह रहे हैं। हम लोग भी उनसे सवाल कर रहे हैं। यदि हम उनसे सवाल कर रहे हैं कि भाई आपने दिल्ली को दुनिया की सबसे ज़्यादा प्रदूषित राजधानी क्यों बना दिया, तो क्या ये गाली देना हो गया है? यदि आज
दिल्ली में लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा, स्वच्छ जल नहीं मिल रहा है। आज सीवरेज सिस्टम पूरी तरह बर्बाद हो गया है। आज दिल्ली की ट्रैफिक व्यवस्था इतनी खराब हो गई है। यदि हम सवाल उठाते हैं तो कृपया करके आम आदमी पार्टी के लोग ऐसा कतई महसूस ना करें कि हम उनको गाली दे रहे हैं। हम एक जिम्मेवार विपक्ष थे। मैं लीडर ऑफ अपोजिशन था दिल्ली विधानसभा में। मैंने अनेक ऐसे मुद्दे दिल्ली विधानसभा के अंदर उठाए जो अरविंद केजरीवाल ने और उनकी पार्टी के नेताओं ने चुनाव के समय में जो वायदे किए थे, यदि वो वायदे पूरे नहीं हुए, ठीक है, ये हमारा धर्म हो जाता है कि हम उन मुद्दों को उठाएं, हम सरकार के ऊपर दबाव बनाएं। और हमने पूछा है अरविंद केजरीवाल से, आप तो कहते थे मैं 2 कमरे के घर में रहूंगा, 179 करोड़ रुपया खर्च करके आपने जो अपने लिए शीश महल बनाया है। ठीक है, इन सारे मुद्दों पर आप अगले कुछ दिनों में आप आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल को घेरने वाले हैं। रामवीर बिरू जी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। विनोद शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपकी एनालिसिस आज के दिन सर, कौन अभी सबसे आपको आगे दिखाई दे रहा है दिल्ली में, अब जबकि तारीख आ गई है? अगर आम आदमी पार्टी को बहुमत नहीं मिलेगा तो हंग असेंबली होगी दिल्ली की। उसके अलावा कोई दूसरी पार्टी अपने दम पे सरकार नहीं बना सकती आज के दिन दिल्ली में। ये मेरा आकलन है, मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन आम आदमी पार्टी अभी तक जो दूसरी पार्टीज हैं कांग्रेस और बीजेपी, आम आदमी पार्टी इज एक्टिंग एंड दे आर रिएक्टिंग। कोई भी एक भी सकारात्मक एजेंडा नहीं पेश किया। और जो बिधूरी साहब ने आकर जो जिस तरह से उन्होंने बात शुरू की है, मुझे लगता है कि ये इलेक्शन बहुत ही विशिएटेड हो जाएगा और महिलाएं इतना शर्मा जाएंगी तो शायद वोट करने ना आए। अब आप मुझे बताइए, सुबह से लगे हुए हैं उसके पिता के पीछे, आतिशी मारलेना। शी वॉज नेम्ड मारलेना आफ्टर मार्क्सिस्ट एंड लेनिनिस्ट। उस जमाने में जो मार्क्सिस्ट नहीं होता था, लेफ्टिस्ट नहीं होता था, उसको बुद्धू बोला जाता था। प्रभु चावला में बैठे हुए हैं, ये बता देंगे। ये उन दिनों फैशनेबल बात थी। आज के दिन जिस तरह से हिंदुत्व का समर्थक होना फैशनेबल है, उस वक्त लेफ्ट का समर्थक होना फैशनेबल होता था। मेरे ख्याल से राधिका इस पर रिएक्ट करना चाहती हैं, राधिका जवाब देना चाहती हैं भारतीय जनता पार्टी से। फिर सुजाता आपके पास आ रही हूँ। जी, यहाँ पे बात सिर्फ उनके पिता की नहीं है, और ये वीडियो आपने भी देखा होगा, इट्स वेरी इजीली अवेलेबल ऑन द आर्काइव्स। ये कहना कि सिर्फ आम आदमी पार्टी यहाँ पे जीत सकती है, सॉरी, दिल्ली की जनता को अब सामने आ चुका है कि किस तरीके से आतिशी मारलेना की माता जी भी वो किसके लिए आंसू बहा रही थी, किसके लिए रो रही थी? एक अफजल गुरु के लिए जिसने पूरे देश को एक गन के नोक पे रख लिया। जो देश का दुश्मन है उसके लिए कह रहे कि मुझे बहुत दुख है कि अफजल गुरु की फांसी हो रही है और उसको नहीं बचाया जा सकता। और उनकी तब तो आतिशी जी के आंसू नहीं भाई। आज अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं कि वो एक्सपोज हो रही है, विनोद जी दिल्ली की जनता जागरूक हो चुकी है, ये चीजें सामने आ गई, क्योंकि ऑब्वियस है आतिशी मारलेना इज द। राधिका जवाब भी सुन लेते हैं। विनोद जी संक्षेप में, फिर सुजाता जी। प्लीज, इट्स नॉट फेयर द वे यू कट मी एंड यू ब्रॉट हर इन। I should have allowed me to finish my statement. या मैं प्रचार करने नहीं बैठा हूं, ये मेरा आकलन है। राधिका जी एक पार्टी की तरफ से प्रचार कर रही हैं। आई एम ए डिस्पैशनेट एनालिस्ट। ठीक है, देखिए, जो कैपिटल पनिशमेंट है, मौत की जो पनिशमेंट है, दुनिया भर में डिवीजन है उस पर। कोई भी व्यक्ति जो इंडिपेंडेंट कंट्री का इंडिपेंडेंट बाशिंदा है, वो खड़ा होकर इस पे एक्सेप्शन ले सकता है। और जो अफजाल गुरु है, उसकी कैपिटल पनिशमेंट पे ऑब्जेक्शन लेना डजंट मेक यू एंटी इंडिया। ये नहीं कि आप चले जाओ। ठीक है, यानी ये भी एक मुद्दा सर, यानी ये भी एक मुद्दा बन गया है चुनाव के दौरान। आप कर रही है ना, सुन लीजिए यार क्या दिखा रहे हैं मुझे। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। ये भी यानी एक मुद्दा हो गया चुनाव में, राजनीति होगी। आई एम सॉरी, वो देशद्रोह है, वो कोई ये नहीं है कि आप इस जा रहे हैं। छोड़िए, आपको क्या पता देशद्रोह का है। अभी जब अमेरिका चली जाएंगी ना, वहाँ पर हिंदुस्तानियों के खिलाफ जिस तरह का आगे बढ़ते हैं। आपने बात रखी, आपने बात रखी। और चुनाव में ये भी एक मुद्दा रहेगा सुजाता पॉल जी, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए कहां आपको दिखाई दे रही है चुनौती? मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। लग रहा है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच ही सब कुछ हो रहा है, तो कांग्रेस पार्टी तो अपने घर को ही इकट्ठा करने में अभी तक लगी हुई है। आप 10 साल पहले की जो उपलब्धियां हैं वही गिना रहे हैं। इन 10 साल के दौरान क्या आपने किया है दिल्ली के लिए, क्या संघर्ष किया सड़कों पर उतरकर, उसी के बारे में बता दें आप। सुजाता जी को शायद हमारी आवाज नहीं जा रही है। हमारे साथ अभिषेक मौजूद हैं आम आदमी पार्टी से, उनका रुख कर लेते हैं फिलहाल और कोशिश करते हैं कि सुजाता जी का ऑडियो ठीक हो जाए और उनका फिर हम रुख करेंगे। अभिषेक,
आम आदमी पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है? क्योंकि ये कहा जा रहा है, बीजेपी का पूरा कैंपेन इस बात पर फोकस्ड है कि वो बताएं कि कैसे आपके तमाम बड़े नेता भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए। आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, ये चुनाव, दिल्ली का चुनाव, दिल्ली की जनता बड़े बेसब्री से इस दिन का इंतजार कर रही थी। आखिरकार चुनाव उस दिन का घोषणा हो गया। 5 फरवरी को दिल्ली की जनता एक तरफा अरविंद केजरीवाल जी को चौथी बार दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। ये चुनाव कोई आम चुनाव नहीं, किसी को मुख्यमंत्री बनाने या किसी पार्टी को जिताने का चुनाव नहीं है। ये चुनाव एक तरफ काम की राजनीति का चुनाव है, दूसरी तरफ गाली गलौज की राजनीति का चुनाव है। ये चुनाव एक पार्टी कहती है कि जी हमने बिजली दिया, हमने पानी दिया, हमने शिक्षा दिया, हमने स्वास्थ्य दिया, आपके बच्चों का भविष्य ठीक करेंगे, महिलाओं को बस फ्री यात्रा दे रहे हैं, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करा रहे हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है, केवल और केवल गाली गलौज कर रही है, केवल और केवल बदतमीजी कर रहे हैं, हमारे नेताओं को गाली देने का रहे हैं। दिल्ली की जनता इस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रही है और देख भी रही है ये चुनाव। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल अगले 5 सालों में क्या करेंगे, चाहे वो बुजुर्गों को फ्री इलाज कराना हो, चाहे महिलाओं को 2100 रुपए देना हो, चाहे पुजारियों को 18,000 रुपए देने की बात हो। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के पास कोई विजन नहीं है, ना नीति है, ना नीयत है, ना नेता है। तो ये चुनाव बड़ा ही स्पष्ट है। ये चुनाव काम की राजनीति बनाम गाली गलौज की राजनीति का है। ये चुनाव अपने बच्चों का भविष्य बनाने का चुनाव है। तो मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता एक तरफा, ठीक है, आपके मुताबिक आपने जो काम किया, आप उस मुद्दे को लेकर लोगों के बीच जाएंगे। सुजाता पॉल हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए। सुजाता, लेकिन कांग्रेस पार्टी क्या मुद्दे लेकर जाएगी? आप क्या 10 साल पहले शीला दीक्षित के कार्यकाल में जो कुछ आपने किया उस पर तो लोग वोट कर चुके, एक बार नहीं 2-2 बार आपको 00 दे चुके हैं। तो फिर क्या आपके मुद्दे हैं, क्या आप बताएंगे? आपने इन 10 साल के दौरान अगर आपको लगता है कि कोई काम नहीं हुआ, क्या संघर्ष किया, उसी के बारे में क्या बता सकते हैं? क्या है आपका मुद्दा? देखिए, बिल्कुल साफ है कि बिल्कुल साफ है कि 15 साल शीला दीक्षित जी के, जिन्होंने दिल्ली बनाई। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, आ रही है। जनता जो है वो जानती है कि दिल्ली किसकी बनाई हुई है, वो शीला दीक्षित जी की बनाई हुई है। इसमें अब कोई दो राय नहीं है। आम आदमी पार्टी ने उनको अपमानित करके, उनको बदनाम करके सत्ता हासिल करी थी। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, तो आपने देखा कि कभी 52 दिन का मुख्यमंत्री मिलता था, कभी 2.5 साल का। और कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से दिल्ली की काया पलट करी थी, कभी ये नहीं कहा कि केंद्र में दूसरी सरकार है, किसी और पार्टी की सरकार है तो हम कार्य नहीं करा सकते, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के रहते हुए आम आदमी पार्टी ने किया। उनकी पूरी कोशिश है कि एक दूसरे के सामने खड़ा करके दिखाए कि इनके बीच का चुनाव है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जब हम सत्ता में थे तो उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार भी थी और हम कभी नहीं कहते थे कि हम काम नहीं करा सकते। और जो मुद्दे हैं, अगर स्कूलों की बात करते हैं तो स्कूल भी शीला दीक्षित जी ने ही शुरू करे थे। और जब बातें करी जाती हैं आज मुद्दों की, तो दिल्ली मुद्दे, लोगों के मुद्दे, वो उनका हल कैसे दिया जाएगा, वो कांग्रेस पार्टी दे सकती है। कांग्रेस पार्टी सबसे पहले अपने प्रत्याशियों की लिस्ट डिक्लेयर करती है और जनता के बीच में कार्य कर रही है, क्योंकि हम सत्ता से बाहर हैं। और ये लोकतंत्र है, आना जाना तो होता ही है, इसलिए हम बाहर जरूर रहे, लेकिन अब जनता का प्यार हमें अवश्य मिलेगा। क्योंकि आम आदमी पार्टी के नेता, आप जानते हैं, जेलों की हवा खा रहे हैं। एक और इंडिपेंडेंट ओपिनियन में लेना चाहती हूँ, आकलन आपका, प्रभु चावला जी। अभी कौन पोल पोजीशन में दिख रहा है, कौन नंबर 2, कौन नंबर 3? काफी 25 मिनट सुन रहा हूँ सबके भाषण। इशू बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि बीजेपी के कर बोल रहे थे, बार बार वो केजरीवाल सरकार का नाम ले रहे, आपके सरकार का बात नहीं कर रहे थे। इसलिए लगता है कि केजरीवाल टॉपिक है डिस्कशन का, और बीजेपी के पास कोई अल्टरनेटिव चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट नहीं है। जैसे कह रही थी अभी कांग्रेस की प्रवक्ता कि 2.5 साल के चीफ मिनिस्टर मिले हैं, पर बीजेपी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस वक्त ये है कि किस चेहरे के नाम पे वोट लेना चाहेंगे। किसी ने कहा कि नीयत नहीं है, नीति नहीं है, नेता नहीं है, पर बीजेपी के पास नेता भी नहीं है, कांग्रेस के पास भी नेता नहीं है। शीला दीक्षित के बाद कांग्रेस के पास कोई नेता नहीं है। तो मेरे को लगता है अगर नेता की दृष्टि से देखा जाए, केजरीवाल का घर का हर घर में नाम है, चाहे उनके बारे में जो भी है कहा जाता है, सत्ता में रहे हैं 11 साल से, एंटी इनकम्बेंसी इनके बारे में हो सकती है। मिडिल क्लास मेरे को लगता है उनसे काफी नाराज है। परंतु अगर नेतृत्व के नाम पर कोई वोट मिलेगा, जैसे मोदी के नाम पर वोट मारते हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो मोदी से बड़ा नेता कोई देश के अंदर इस पर है नहीं। अगर आज दिल्ली के अंदर, क्योंकि 2 बार मोदी जी ने प्रचार किया है, दोनों बार दिल्ली के इलेक्शन के अंदर आप पार्टी ने बीजेपी को बुरी तरह हराया है।
इस वक्त दिल्ली की जनता जो है वो लोकल नेता के ऊपर ज्यादा विश्वास करती है, और बीजेपी ने कम से कम अभी 6-7 जो डिफेक्टर खड़े किए हैं उसका भी एक नुकसान उनको हो सकता है। तो आज अगर आप कहें कि किसकी बात ज्यादा हो रही है, आइडियोलॉजी के नाम पे चुनाव नहीं लड़ा जा रहा है। दिल्ली आज अनाथ है। कोई कहता है कि पोल्यूशन सबसे ज्यादा हो गया है, लॉ एंड ऑर्डर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, पोल्यूशन के अंदर डुप्लीकेसी है, एनडीएमसी किसी और के पास है। तो ये कोई सत्ता का बंटवारा ठीक तरह से हुआ नहीं है। जिस तरह लेफ्टिनेंट गवर्नर और बीजेपी आपकी सरकार के बीच में जिस तरह झगड़ा चल रहा है, 8-10 पूर्व सुप्रीम कोर्ट के अंदर पड़े हुए हैं। जब शीला दीक्षित थी 15 साल, उसमें 4 साल पहले जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, दोनों में कोई झगड़ा नहीं होता था। उससे पहले बनवारी खुराना थे तो कांग्रेस की सरकार होती थी, कोई झगड़ा नहीं होता था। तो ये पर्सनैलिटी क्लैशेस की वजह से बीजेपी के नेता जो हैं, बड़े नेता दिल्ली में कोई हुए नहीं बनवारी खुराना के बाद या साहब सिंह वर्मा के बाद, तो बीजेपी के अंदर नेतृत्व की कमी है। प्रभु सर, राधिका खेड़ा इसको रिएक्ट कर रही हैं, आपकी आपदा है कि चेहरा नहीं है, नेता नहीं है, नेतृत्व नहीं है। ये नया पोस्टर आया, देखिए पोस्टर आ गया और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। दिख गया नेता, नेतृत्व और चेहरा, राधिका खेड़ा सब कुछ आ गया। देखिए राधिका, हम पहले पोस्टर भी दिखा देते हैं, दिखा रहे हैं हम अपने स्क्रीन पर इस वक्त, क्योंकि पोस्टर वॉर जारी है दिल्ली में। और अब जबकि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, तो देखिए चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद बीजेपी का नया पोस्टर, 8 फरवरी को दिल्ली जिताएगी बीजेपी को भाजपा। तो सुमेरा तो तय हो गया ना, अब ये मोदी वर्सेस केजरीवाल है। उनके पोस्टर में केजरीवाल ही केजरीवाल है, इनके पोस्टर में मोदी जी है। बताइए राधिका खेड़ा, पर आपदा है क्या ये? और मोदी जी के ही चेहरे पर चुनाव लड़ना पड़ेगा, कोई लोकल चेहरा नहीं है। केजरीवाल लोकल चेहरा है। राधिका खेड़ा, देखिए, हम हर बार मोदी जी के काम पे जो नेशनल लेवल पे भी वो करते आए हैं और स्टेट्स के साथ जो काम करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, उस पे हमेशा मांगते आए हैं वोट, और हमेशा से, और हमने हमेशा ऐसे मुख्यमंत्री दिए हैं हर स्टेट में। आप राजस्थान देखिए, मध्य प्रदेश देखिए। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहां पे मुख्यमंत्री भी चेंज होते हैं। अब हरियाणा देखिए, हम हर जगह ऐसा होता है। अब रही बात 2 चीजों के जो जवाब मैं देना चाहती हूँ, खासकर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बार बार कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बनेंगे, तो मैं उनसे समझना चाहती हूँ ये टेक्निकली कैसे पॉसिबल है। जब कोर्ट ने ये कह दिया है वो किसी फाइल पे साइन नहीं कर सकते, वो ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, तो क्या एक बार फिर दिल्ली की जनता को भ्रमित किया जा रहा है और केजरीवाल साहब कहेंगे कि देखो मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता? तो ये बात तो साफ है, या तो आतिशी मार लेना मैडम जो ये कहती हैं। और उनका वीडियो सबने देखा था कि जब लोकसभा चुनाव हो रहे थे उस समय उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश में हमारे जानकार हैं। उन्होंने ऐसा कहा कि हमारे कैंडिडेट तो गुंडे हैं। तो मैं आपको कहती हूँ कि गुंडों को वोट दो, गुंडों को इसलिए वोट दो क्योंकि हराना हमने मोदी जी को है, हमने हराना बीजेपी को है। दूसरी बात, यहाँ पे कांग्रेस की प्रवक्ता कह रही थी कि शीला दीक्षित का अपमान हुआ, तो क्यों? शीला दीक्षित के बेटे सबसे पहले नेता थे कांग्रेस के। जब अरविंद केजरीवाल को पुलिस अरेस्ट करने जा रही थी तो सबसे पहले नेता जो कांग्रेस के उनके घर के बाहर पहुंचे थे ये कहने की वो ब्रश नहीं है, वो संदीप दीक्षित थे। क्यों 8 दिनों के लिए उन्होंने उनके साथ गठबंधन किया? क्यों राहुल गांधी ने, जो कहते हैं कि शीला दीक्षित जी मेरी गुरु जैसी है, मेरी माँ जैसी है, और जाके उसी आम आदमी पार्टी को वोट दे दिया? सोनिया गांधी ने उसी आम आदमी पार्टी को वोट दिया जो कहती थी कि मेरी सबसे अच्छी मित्र थी शीला दीक्षित। इस पर रिएक्शन देना चाहते हैं, दोगलापन कर रहे हैं, वो कब तक चलेगा? राधिका, सुजाता पॉल इस पर रिएक्शन देना चाहती है। सुजाता जी, देखिए, ये दोगलापन जो है ना, ये भारतीय जनता पार्टी का है। पहले तो मैं आम आदमी पार्टी के बारे में बिल्कुल साफ कर दूं, जो बात अभी राधिका खेड़ा जी ने कही है वो वही सही है कि भाई ये आम आदमी पार्टी किस प्रकार से कह रही है कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन जनता को मूर्ख नहीं समझना चाहिए। जनता सब समझती है। और जहां तक बात है भारतीय जनता पार्टी की, तो सत्ता का दुरुपयोग अगर ये करती है तो देश के अंदर एक एक नागरिक के लिए हम खड़े हैं, वो हमारे विपक्ष में क्यों ना हो। लेकिन सच्चाई ये है कि आज जब चुनावों की बात हो रही है तो एकमात्र ऐसी पार्टी जिसने सही तरीके से सत्ता को संभाला, दिल्ली को संभाला और दिल्ली को एक ऐसी सरकार दी जो जनता की सरकार थी, वो केवल और केवल कांग्रेस पार्टी रही है। लेकिन सुजाता जी, आप ये कह रहे हैं कि लोगों के मुद्दों पर हम उनके साथ खड़े हैं, तो आप तो साथ में सहयोग कर रहे थे उनके जब चुनाव हो रहे थे लोकसभा के, आप विरोध नहीं कर रहे थे आम आदमी पार्टी का। अगर आप सड़कों पर विरोध कर रहे होते तो दिल्ली में लोगों को लगता जो आम आदमी पार्टी से खुश नहीं है उनके लिए विकल्प होता कांग्रेस पार्टी एक, लेकिन आप विकल्प नहीं बने ना। मैंने आपको, शायद आपने सुना नहीं, मैंने कहा कि अगर देश में किसी के साथ भी कोई गलत करेगा क्योंकि सत्ता उनके पास है और सत्ता का दुरुपयोग करके उस पर प्रहार करेगा, वो भले ही किसी भी पार्टी का हो, उस वक्त हम खड़े रहेंगे उस सत्ता के खिलाफ और कहेंगे कि गलत कर रहे हो, और ये हमने किया। लेकिन जब बात आती है सत्ता की, चलिए ठीक है, लेकिन आज तो तारीखों का ऐलान हुआ है, ये मुद्दे तो हम लगातार चर्चा करते रहेंगे। अक्कू श्रीवास्तव जी, आपके मुताबिक बढ़त किसको है आज के दिन और किन मुद्दों के आधार पर?
देखिए, आज के दिन तो बढ़त सभी को है, आम आदमी पार्टी को भी है, भारतीय जनता पार्टी को भी है, किताने खड़ी कांग्रेस को भी है। कोशिश इन सबको करना चाहिए और सबको अपने वादों से, अपनी बातों से पब्लिक को रुझाना चाहिए, क्योंकि अभी हम ये कहें कि इनको बढ़त है, उनको बढ़त है, ये कहना ठीक नहीं है। तय बात है कि सत्ता में केजरीवाल हैं, तो केजरीवाल अभी एज पर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उनको काउंटर कैसे किया जाता, कम से कम कांग्रेस ऐसे काउंटर नहीं कर सकती कि आखिरी वक्त पर आए और आखिरी वक्त पे भी एक खेमा आए और दूसरा खेमा चुप रहे, वो अपनी आगे की रणनीति देखता रहे। तो उससे तो कम से कम ऐसी स्थिति में कांग्रेस का भला नहीं होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी कितना उनसे लड़ पाती है केजरीवाल से, या केजरीवाल खुद भारतीय जनता पार्टी पर कितना आरोप लगा पाते हैं, कितना नैरेटिव सेट कर पाते हैं, ये जो नैरेटिव सेट करेंगे उसी पर पूरी जनता ये सवाल पूछ लेते हैं अलका लांबा से, क्योंकि वो तो चैलेंज कर रही हैं खुद मुख्यमंत्री आतिशी को उनकी कालकाजी सीट में। अलका लांबा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। अपना खुद का नैरेटिव क्या कांग्रेस गढ़ नहीं पा रही है अलका लांबा जी? क्या वो सिर्फ रिएक्टिव मुद्रा में है? भारतीय जनता पार्टी के बारे में भी यही कहा जा रहा है कि वो रिएक्ट कर रहे हैं लगातार, पर कांग्रेस भी क्या वही कर रही है? देखिए, 1,55,00,000 मतदाता 5 फरवरी को वोट करेंगे और 8 को फैसला सुनाएंगे। 1,55,00,000 मतदाताओं ने 10 साल दिल्ली आबाद थी शीला जी के समय में, उसे बर्बाद होते हुए देखा है। विजन था शीला जी के पास, दूरदर्शिता थी कि दिल्ली की आबादी बढ़ेगी, जरूरतें बढ़ेंगी, इसलिए फ्लाईओवर्स बनाए, मेट्रो चलवाई, सीएनजी बसों में कन्वर्ट किया। अगर वो ना किया होता, आज जो गैस चैम्बर, जहरीली हवाएं महामारी का रूप लेने वाली हैं, ये हेल्थ एक्सपर्ट कहते हैं। इसके दोषी कोई एक नहीं, आम आदमी पार्टी, भाजपा दोनों मिलकर है। उसके बाद कोई कहे कि कांग्रेस को वोट नहीं मिलेगा, इन दोनों को मिलेगा, तो माफी चाहूंगी। मैं दिल्ली हूं, दिल्ली में पैदा हुई हूं, पली हूं, बड़ी हूं, 30 साल से दिल्ली में ही मेरा संघर्ष रहा है। दिल्ली अब इन्हें बख्शने वाली नहीं है, उल्टी गिनती शुरू हो गई है। मुद्दों पर राजनीति होगी ना, तो मुद्दों पर कैसे कोई इन्हें वोट देगा? अलका जी, महिलाओं का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा है, महिलाओं को अपनी ओर हर पार्टी करना चाहती है, कांग्रेस पार्टी ने भी ऐलान किया है। लेकिन क्या आपको लगता है इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी का कहना है कि उनको एज है, क्योंकि वो पहले से सत्ता में मौजूद हैं और वो बाकी तमाम बेनिफिट्स लोगों को पहुंचा रहे हैं, तो उनकी बात पर ज्यादा विश्वास किया जाएगा? क्या आपको लगता है कि ये चुनौती होगी आपके लिए? बिल्कुल विश्वास नहीं कर रहे हैं। योजना लेकर आने की क्या जरूरत थी? 10 साल थे ना, 1-1 हजार रुपया महंगाई आज से तो नहीं है, रात 10 साल थे ना, देनी थी ना, दी नहीं दी। पंजाब में इनकी सरकार है, 36 महीने से भगत सिंह की कसम खाकर आए थे अरविंद केजरीवाल। पंजाब में सरकार तो बहनों 1-1 हजार रुपया आएगा। महिलाएं आई हैं इनके दरवाजे पर, पंजाब की महिलाएं अपनी पासबुक लेकर। दिल्ली की महिलाओं की 10 साल की पासबुक की चुनौती देती हूँ केजरीवाल जी, आप और आपकी टीसीएम, टेम्परेरी सीएम जिन्हें कहा है, बैठ जाइए, भगवत मान को बुलाइए, पंजाब की बहनों को पासबुक लेकर आए। हमने अपने डीके शिव कुमार जी, कर्नाटका के मुख्यमंत्री को बुलाया, पासबुक लेकर आए हैं। जब से सरकार बनी है, हर महीने 2,000 रुपया सीधा बैंक खातों में दे रहे हैं महंगाई से राहत के लिए। दिल्ली में भी प्यारी दीदी योजना, हम सरकार में नहीं है, लागू कर चुके होते, हम सरकार में नहीं है, लेकिन हम मार्च में सरकार में आ रहे हैं। मार्च में बजट आएगा। 1 अप्रैल 2025 को हर महीने की पहली तारीख में महंगाई से राहत के लिए प्यारी दीदी योजना के तहत मैं विश्वास दिलाती हूँ, शीला दीक्षित जी की कसम खाते हैं, 2500 रुपया और साल का 30,000 रुपया बहनों के बैंक खाते में सीधा डालकर महंगाई से राहत देंगे। वो महंगाई का जख्म जो भाजपा आम आदमी पार्टी ने मिलकर दिया है, एक आपदा बता रहा है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं आम आदमी आपदा, आपदा कहती विपदा, आपदा विपदा, शासन प्रशासन, बीजेपी आम आदमी लड़ते रहे 10 सालों में, लेकिन इसके लिए तो आपको पार्टी का निचले स्तर तक काडर चाहिए होगा। क्या कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी चुनौती यही है कि आपका काडर आपसे छिटक गया है, आपके पास नीचे से लेकर ऊपर तक उस तरह से कार्यकर्ता अब नहीं जुड़े हुए हैं जो 10 साल पहले जुड़े हुए थे? क्या कांग्रेस पार्टी एकजुट नहीं है? क्या यही बड़ी चुनौती है? आपको मालूम है जब अरविंद केजरीवाल 2013 में आए थे और उसके बाद उनके पास कौन सा काडर था, है ना? दिल्ली चुनाव लड़ती है, दिल्ली के लोग 1,55,00,000 लोगों को पता है, वो बाहर आते हैं। हमारे नेता, हमारा काडर, हमारी पार्टी को कमजोर करने, तोड़ने की कोशिश की। आज कितने लोग जिन्हें अरविंद भ्रष्ट कहते थे, वो उनकी पार्टी पे चुनाव लड़ रहे हैं। चंदनी चौक, मटिया महल, मटियाला, कितनी सीटें बताऊं, आदर्श नगर, कांग्रेस के थे, भ्रष्ट बताते थे इनकी टिकट पे हैं, इनके लोग भाजपा की टिकटों पर लड़ रहे हैं। लेकिन हमारे जैसे कांग्रेसी जो 30 साल से इस दिल्ली में हैं, हम दिल्ली वालों की लड़ाई को लड़ रहे हैं। अलका लांबा जी, हम छलावे में मत रहे, करोड़ों के विज्ञापनों से, 33 करोड़ के शीश महल से कुछ नहीं अब होगा। ठीक है, अलका लांबा जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। प्रभु चावला सर, आखिरी सवाल आपसे यही
कि अब अगर आकू जी आप इसका जवाब दे सके कि जब इंडिया गठबंधन की कोई पार्टी, अगर समाजवादी पार्टी अपना पूरा वेट थ्रो करती है आम आदमी पार्टी के पीछे, तो क्या ये कांग्रेस के लिए एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जैसा है? बिल्कुल सही है। कांग्रेस के सामने इस समय बड़ी दुविधाएं हैं। एक दुविधा जैसे मैंने पहले जिक्र किया, पार्टी के अंदर दुविधा है कि स्टेट लेवल जो है वो कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ में दूसरा रवैया अपनाता है और सेंट्रल लेवल उसमें लचीला रूप अपना लेता है। तो ये लचीला रुख जो है वो उनके लिए घातक होता है। दूसरी बात ये है कि एक तरफ अजय माकन कहते हैं कि साहब केजरीवाल साहब ये हैं और इस वजह से हम इनके खिलाफ में रहेंगे, लेकिन बाद में वो पूरा का पूरा 10 दिन खाली हो जाती हैं। तीसरी वजह बहुत साफ नज़र आती है कि कांग्रेस बहुत स्पष्ट नहीं है और INDI का एक बड़ा खेमा जो दूसरी बड़ी पार्टी है वो साफ साफ कह देती है कि हम कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे बल्कि आम आदमी पार्टी के साथ जाएंगे। तो इसका मतलब क्या सचमुच INDI जो है विघटन की ओर है? क्या उसमें से कांग्रेस का किनारा किया जा रहा है? क्या ऐसे हालात पैदा किए जा रहे हैं कि कांग्रेस को किनारे किया जाए? होगा क्या, नहीं होगा क्या, ये गलत सवाल है। अगर रणनीतिक रूप से मामला ऐसा चल रहा है तो ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है। तारीखों का ऐलान हो गया है, 5 फरवरी को चुनाव हैं, 8 फरवरी को चुनाव के नतीजे हैं। चुनाव के नतीजे भी आप TV9 भारतवर्ष पर देखिए और पूरे चुनाव की कवरेज भी आप 5 फरवरी तक लगातार TV9 भारतवर्ष के साथ ही देखिएगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन सीधे रुख करते हैं अब करुणा का। करुणा मौजूद है दिल्ली में, दिल्ली के लोगों के बीच, उनसे जानने के लिए कि उनका क्या कहना है अब जबकि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। करुणा, आपके साथ अगर लोग मौजूद हैं उनसे जाने कि उनके क्या हैं मुद्दे, वो कितना उत्साहित हैं, दिल्ली के लोग कितना उत्साहित हैं दिल्ली के चुनाव को लेकर। बिल्कुल सुमेरा, देखिए लगातार हम यहाँ पर लोगों से बात कर रहे हैं और उनसे हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर उनके मुद्दे क्या है और क्योंकि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है वो क्या सोचते हैं। देखिए आप भी एक मतदाता है, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, आप यहाँ की सियासत देख रहे हैं, क्या लग रहा है इस बार कौन आपको मजबूत नजर आ रहा है? नहीं, हम यहाँ के चलिए, आपको क्या लग रहा है? वोटर्स नहीं है। अच्छा चलिए ठीक है, यहाँ पर कुछ और लोगों से बात करता हूँ। आप बताइए इस बार क्या लग रहा है, कौन आपको ज्यादा मजबूत नजर आ रहा है? चुनाव की बीजेपी आपको मजबूत नजर आ रही है, ऐसा क्यों आपको लग रहा है? क्योंकि अब आप पार्टी में कुछ बचा नहीं ना, इसी में मुद्दे क्या रहेंगे आप लोगों के लिए? और नॉर्मली मुद्दे बिजली पानी और क्या चाहिए आदमी को। ठीक है, आप बताइए आपके लिए क्या मुद्दे, आपने यहाँ दुकान भी लगा रखी है। मैं तो यही कहूँगा, देखो बिजली पानी के परे भी कुछ होना चाहिए, दिल्ली में सुधार की भी जरूरत है। लोग थोड़े से लालच में आके 10-11 साल में सुधार नहीं हुआ आम आदमी पार्टी में। कुछ 1-2 चीजों का, एक स्कूल और थोड़ा हॉस्पिटल भी पूरी तरह से नहीं कहेंगे, कुछ कुछ जगह पर ठीक रहा है मामला। हाँ। लेकिन वो सेटिस्फेक्शन नहीं आया जो आना चाहिए था। हाँ। बाकी बीजेपी को भी एक बार यूपी वगैरह में जिस तरह से बताते हैं क्राइम, इसका नुकसान आपको लग रहा होगा आम आदमी पार्टी को? हो सकता है। अच्छा आप बताइए, आपने तो कई चुनाव यहाँ पर देखे, इस बार कैसा लग रहा है आपको? सही बता रहा, बीजेपी ही आएगी। बीजेपी को मौका मिलना चाहिए। कुछ काम हुआ है पर कुछ और भी उम्मीदें हैं। दिल्ली चुनाव की तारीखों के ऐलान, अब 1 ही महीना बचा है क्योंकि आज 7 तारीख है, 8 तारीख फरवरी को नतीजे आ जाएंगे। पवन खेड़ा कांग्रेस नेता, क्या कहा उन्होंने ये भी सुन लीजिए। दिल्ली के दिल में क्या है? दिल्ली में चुनाव की तारीखों की घोषणा हो चुकी है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के मीडिया और प्रचार विभाग के चेयरमैन पवन खेड़ा जी। पवन जी, घोषणा हो चुकी है, कितनी तैयारी है, दिल में क्या आ रहा है? हम कोई घोषणा की प्रतीक्षा में तो थे नहीं, हमने अपने अधिकतम उम्मीदवार घोषित कर दिए, हमारा प्रचार शुरू हो गया, हमारी यात्रा आपने देखी, सफल यात्रा रही और हमारे पूरे जो प्रत्याशी हैं वो जोर शोर से मैदान में उतरे हुए हैं। वो संदीप दीक्षित हो, वो अलका लांबा हो, वो अभिषेक दत्त हो, सारे प्रत्याशी और जो संभावित प्रत्याशी हैं जहां नहीं घोषित हुए वो भी मैदान में पूरी तरह से उतरे हुए हैं। लगातार 2 बार से कांग्रेस पार्टी 00 सीटें लेकर के आ रही है विधानसभा के चुनाव में। इस बार ऐसा क्या देखा जाए कि कांग्रेस पार्टी कुछ बेहतर करेगी? हमारा वोट शेयर देखिए, लोकसभा के वक्त दिल्ली में हमारा वोट शेयर जब जो निकल कर आता है उससे भी थोड़ा अधिक है दिल्ली में कांग्रेस का वोट शेयर, और उसमें हमें पूरी उम्मीद है कि इस बार क्योंकि डबल इनकम्बेंसी का मुद्दा है, केंद्र के खिलाफ भी एक इनकम्बेंसी दिल्ली में है और आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ भी एक पूरी तरह से 10 साल की इनकम्बेंसी है, उसका लाभ हमें अवश्य मिलेगा, हमारा असली वोट निकल कर आएगा।
कहा जाता है, खासकर आम आदमी पार्टी कहती है कि जो कांग्रेस का बेस वोट ही नहीं बचा, जो दलित और मुस्लिम थे, जो गरीब तबका था, वो कांग्रेस को छोड़ करके चला गया, वो हमारे साथ मजबूती से खड़ा है। जो पार्टी अभी आए हुए उसको 10-12 साल हुए, वो हमारे बेस वोट की बात कर रही है। हम 138 साल पुरानी पार्टी है। जब हमारा वोट लौट के आता है वो और कई लोगों को लेकर आता है, तो इन्हें इस बार मालूम पड़ जाएगा जब इनके पांव के नीचे से जमीन खींच ली जाएगी। एक बात कही जा रही है कि लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के साथ आप लड़े थे, अब आप अलग अलग लड़ गए, तो आपका ये रिश्ता क्या कहलाता है? बीजेपी बार बार सवाल खड़े कर पंजाब में उस वक्त भी हमारा कोई उनके साथ गठबंधन नहीं था। तो अलग अलग राज्यों की अलग अलग हकीकत है। यहाँ की जो हमारी पीसीसी है, उन्हें एक भरोसा है कि इस बार हमें अपना वोट वापस लेना चाहिए और आ सकता है। तो हमें जाहिर सी बात है कि एआईसीसी ने अपनी पीसीसी की बात सुनी। कहा जा रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व उस तरीके से, चाहे खड़गे जी हो, राहुल गांधी हो, प्रियंका जी हो, इवन मीडिया के महासचिव जयराम रमेश हो, ये लोग केजरीवाल या आम आदमी पार्टी की सरकार पर तीखे हमले नहीं कर रहे हैं। बात तीखे हमले की नहीं है। हम चुनाव लड़ रहे हैं, पूरी मजबूती से लड़ रहे हैं, और चुनाव में जो जो आवश्यक होता है वो किया जाएगा, सब करेंगे, कोई इसमें शक नहीं होना चाहिए। आखिरी सवाल, क्या ये माना जाए कि जैसे केरल में लेफ्ट और कांग्रेस आमने सामने लड़ते हैं, केंद्र में साथ रहते हैं इंडिया गठबंधन में, वैसा ही कुछ रिश्ता आम आदमी पार्टी के साथ दिल्ली में रहने वाला? तो केंद्र में कोई चुनाव है नहीं, तो जब केंद्र में चुनाव होगा तब बात करेंगे। इंडिया गठबंधन है, जहां है वहां है ही, लेकिन अभी हम पूरी तरह से दिल्ली पर केंद्रित हैं। लेकिन आखिरकार तो दिल्ली की जनता को फैसला करना है, और दिल्ली की जनता को 5 फरवरी को मतदान करना है। अभी क्या सोच रही है, लेकिन दिल्ली की जनता, उनके दिल में क्या है, जानने की कोशिश की है TV9 भारतवर्ष संवाददाता निधि वासंदानी। दिल्ली में चुनावी बिगुल बज चुका है। 5 फरवरी को दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। देश की राजधानी है और 8 फरवरी को आएंगे नतीजे। तो सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। दिल्ली का चुनाव बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, सरगर्मियां तेज़ हैं, तीखी बयानबाजी भी हो रही है, सियासत भी हो रही है, लेकिन इस बीच मुद्दे कहाँ हैं? हमारे साथ तमाम खास लोग मौजूद हैं। लक्ष्मी नगर जो पूर्वी दिल्ली में आता है, यहाँ से हर्ष मल्होत्रा बीजेपी के सांसद हैं, लेकिन यहाँ पे देखना होगा कि कितने मुद्दे आगे बढ़ते हैं। क्या लगता है आपको, दिल्ली में कड़ा मुकाबला है आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में, चुनावी तारीखें आ चुकी हैं, अब मुकाबला बहुत कड़ा है। चुनाव आयोग ने ये कह दिया है कि जो भी तीखी बयानबाजी करेगा एक्शन होगा। सबसे पहले तो चुनाव आयोग ने आज जो दिल्ली चुनाव का बिगुल फूका है, 5 तारीख को मतदान और 8 तारीख को जो मतगणना होनी है, उसके लिए मैं दिल्ली चुनाव आयोग का स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अब जो आपने चुनाव आयोग की जो गाइडलाइंस की है, मैं उनके बारे में ये बोलना चाहूँगा, ये किसी एक पार्टी के लिए ऊपर लागू नहीं होता। जितने भी राजनीतिक दल हैं उन सबको इस बात का निर्णय लेना पड़ेगा, उन सबको ये बात सोचनी पड़ेगी कि दिल्ली के जो चुनाव हैं बिल्कुल साफ सुथरे हों, किसी तरह की कोई बयानबाजी। पूरा चुनावी माहौल बन गया है, क्योंकि सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, उपचुनाव की तारीख भी याद रखिए, 5 और 8 फरवरी मिल्कीपुर उत्तर प्रदेश में और ईरोड तमिलनाडु में। अब असली एक्शन शुरू होगा सुमेरा। जी हाँ, असली एक्शन अगले 1 महीने तक लगातार। 5 फरवरी को दिल्ली में होंगे चुनाव, और साथ ही जो उपचुनाव होने वाले हैं मिल्कीपुर का, वो भी बहुत दिलचस्प होगा, उसको भी देखते रहेंगे। फिलहाल रुक रहे हैं कुछ देर के लिए।